करना पड़ेगा। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं मनीबी इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ एक शिक्षक करके, और मनीबी का टाई अप हुआ ट्रेड स्मार्ट के साथ, and that is why today I am here. So I must also thank Moneybee and TradeSmart. This is a डीमैट एंड ब्रोकिंग अकाउंट आपको अगर खोलना है तो लिंक भी आई थिंक दीपक जी या कोई चैट में लिंक डाल देंगे बाद में। फ्री में डीमैट ओपनिंग ड्यूरिंग दिस कोविड-19 के इसमें वो ये सब लोग कर रहे हैं, तो आपको अगर उसमें इंटरेस्ट होगा तो आप बाद में निसंदेह उसमें उनसे टच कर सकते हैं। नाउ coming to this important topic of share market and okay, is this Excel visible? ये PE ratio वाली एक Excel sheet है। Yes, we can see the Excel. हाँ, so पहले हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे। एक बाजार में चीज होती है PE रेशियो, और क्योंकि सब CAs हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं तो मैं बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने में नहीं जाऊंगा कि PE रेशियो क्या होता है। हर एक शेयर का एक प्राइस होता है, करंट मार्केट प्राइस। कोई भी एक शेयर पकड़ लीजिए जिसका अगर 45 रुपया जिसका शेयर बाजार में भाव चल रहा है। हम लोग थेरोटिकल कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब आप देख सकते हो। लेटेस्ट डेटा है, 17 अप्रैल तक का डेटा है, कल तक का डेटा है अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। तो थेरोटिकल बात कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा प्रैक्टिकल करेंगे, पर एट द सेम टाइम कुछ थियरी के कंसेप्ट्स हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो पी रेशियो क्या होता है? करंट मार्केट प्राइस एक कोई शेयर है जिसका भाव 45 का चल रहा है, और अर्निंग पर शेयर आप सीए लोग हैं, सब आपको पता होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स को अर्निंग पर शेयर कहते हैं। तो ये कंपनी का अर्निंग पर शेयर अगर 10 रुपए का होगा, सीएम, अच्छा एक और चीज, ये दोनों रुपीज में होते हैं, करंट मार्केट प्राइस भी रुपीज में होता है और ईपीएस भी रुपीज में होता है, इसलिए पीई रेशियो का यूनिट नहीं होता है कभी। आप कई बार देखेंगे न्यूज़पेपर्स में या टीवी पे लोग आके इसको रुपीस बोल देंगे या इसको परसेंटेज बोल देंगे, क्योंकि रुपीस कैंसिल हो जाता है, ये केवल एक रेशियो है। तो इसका रेशियो आप करेंगे 45 डिवाइडेड बाय 10, 4.5। अगर ईपीएस मान के चलिए इसका 100 रहा तो इसका पी कम। सो दिस इज व्हाट इट इज, पी रेशियो ये ऊपर नीचे होते रहता है। अब अगर ये हमें समझ में आ गया तो हमारे शेयर बाजार का जो सूचकांक है निफ्टी, तो हमारे पास डेटा है, आप डेटा देख लीजिए। ये लगभग 1099 से अपने पास डेटा है, सॉरी 1 जनवरी 1999 से लेके कल तक का डेटा है अपने पास, 17 अप्रैल 2020 का। अब ये पूरे पहले हम जो टॉपिक है अपना कि आज हमें शेयर बाजार जो निफ्टी देखिए चाहे 9,000 8,000 के पास है, या सेंसेक्स जो 40,000 से अभी 30,000 पे आ गया, लगभग 20%। तो आज हमने क्या करना चाहिए, या आज हम कहाँ पे है, क्या मैंने अभी निवेश करना चाहिए तो कौन से शेयर्स में निवेश करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कितना निवेश करना चाहिए, ये कुछ विषय आज हम अगले 45-50 मिनट में टच करेंगे। लेकिन उसके पहले हम कहाँ से आए हैं और इस बड़े फॉल को, जहाँ पे सब लोग डरे हुए हैं, इसको किस तरह से देखना है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और भारत के बाजार से। अमेरिका में क्या हुआ या यूरोप में क्या हुआ उससे नहीं, हमारे बाजार की चाल पिछले 20 साल से कैसी है और उससे हम क्या सीख सकते हैं, ये से हम लोग देखेंगे। तो निफ्टी का जो पीई रेशियो है, पीई रेशियो यानी ये जो हमने अभी देखा यहाँ पे, ये जो हमने अभी पी रेशियो देखा, ये एक स्टॉक का जैसा देखा, वैसे निफ्टी का भी होता है। और ये जो चार्ट है ये निफ्टी के पी रेशियो का चार्ट है। कब से? ये है हमारा 99 से लेके, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कल तक का डेटा है। अभी ये पैटर्न आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि पिछले 99 से 2009 और 2009 से 2019 यानी कि लगभग 21 साल, 2 दशक का डेटा हमें बताता है कि हमारा एवरेज पीई, ये नीली वाली लाइन है ये एवरेज है, ये नीली वाली लाइन ये एवरेज है, और ये लगभग 19 के आसपास है। आप यहाँ पे अगर माउस लेके जाएंगे तो लगभग 19 का है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हिंदुस्तान के शेयर बाजार का, निफ्टी का एवरेज पीई ये 19 टाइम्स का है। सो लेट अस राइट डाउन ऑन अ न्यू शीट। अच्छा, आपको अभी ये शीट दिख रही है आपको कि नहीं?
नहीं, We cannot see. हाँ ठीक है, तो मुझे जो भी काम करना है इसी शीट में काम करना पड़ेगा। ओके ओके, सो कैन यू सी दिस पार्ट कि निफ्टी एवरेज पी मैं जो लिख रहा हूँ वो? Yes, we can see. हाँ, तो निफ्टी एवरेज पी ये 19 का है, ये सबसे पहले हमें पकड़ के चलना है। नाउ हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि जब भी निफ्टी का पी 22 टाइम्स के ऊपर गया, 22x के ऊपर गया, तभी मार्केट जम के गिरा है। एग्जाम्पल ये 2000 जब Y2K बूम हुआ था और केतन पारेख का .com का बबल बस्ट हुआ था, उसके बाद मार्केट क्रैश हुआ। 2007 में तो 26 तक गया, और उसके बाद और अभी पिछले बार जब फॉर द पास्ट सो मेनी डेज निफ्टी का पी ये लगभग 30 के आसपास था। निफ्टी का पी ये लगभग 30 के आसपास था, जो कि हिस्टोरिकल हाईज में से भी कहीं ज्यादा ऊपर का था। सो लेट अस पुट दिस इन पर्सपेक्टिव कि निफ्टी पीई वाज एट 30x whereas एवरेज हैज बीन 19x। तो यहीं पे आपको पता चलता है कि एक रबर बैंड जो नॉर्मली इतना रहना चाहिए, आपने उसको इतना खींच लिया है, तो कभी ना कभी वो वापस एवरेज, लॉ ऑफ एवरेजेस जो हम कहते हैं, कभी ना कभी उसको नीचे आना है। और वो जो नीचे आया हुआ है वो अभी आया है, वो यहाँ पे है। जो पुराने लोग हैं जो बाजार में काफी दिनों से हैं, उनके लिए ये मार्केट का फॉल वो नहीं डरते हैं। जो हम जब साइकिल पहली बार चलाते हैं तो एक दो बार गिरते हैं, पर बाद में हमें आदत हो जाती है साइकिल पे गिरने की, हमें कंट्रोल करना आ जाता है। इन द सेम वे ये जो फॉल हुआ है मार्केट में, आपको कोई ना कोई कारण चाहिए था। देखिए, आप अगर इतने ऊपर हो, आप अगर इतने ऊपर हो, चाहे इतने ऊपर हो, चाहे इतने ऊपर हो, आपको कोई ना कोई कारण चाहिए होता है गिरने के लिए। यहाँ पे कारण क्या था कि Y2K बबल बर्स्ट हो गया था। यहाँ पे कारण क्या था कि सब प्राइम क्राइसिस हो गया था। यहाँ पे कारण क्या हुआ कि चाइना से कोई वायरस आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड, एक कोई तो भी रीजन चाहिए होता है जब आप बहुत ऊपर, या हर्षद मेहता के टाइम पे वो स्कैम आ गया था, तो सम रीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ओवर वैल्यूएशन टू कम डाउन। और इस बार वो रीजन ये हुआ है कि ये चाइना का जो वायरस है कोविड-19, उसके कारण हम अभी यहाँ पे है। सो नाउ first of all let us come to this conclusion कि right now we are at average P valuation, we are at average P, that means we can start buying in small quantities। ध्यान दीजिए, we can start buying in small quantities। अगर मेरे पास 100 रुपए है तो 5 रुपए डालेंगे, 10 रुपए डालेंगे, 15 रुपए, लेकिन गन पाउडर अभी खाली रखना है क्योंकि बुरी न्यूज खत्म नहीं हुई है, हम आएंगे उसके ऊपर। पर फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू सी इज दिस कि वेयर वी आर राइट नाउ, ये जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में या मार्केट जो गिरा है, वेयर वी आर राइट नाउ, वी आर राइट नाउ एट एवरेज लेवल्स। और यहाँ पे अगर हमने बाइंग शुरू नहीं करी तो अभी थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए। ये है अपना पहला पार्ट। अभी और इसके आगे जाएंगे। कल आरबीआई की एक पॉलिसी आई थी। कल आरबीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, सब लोग एक दूसरे से मिलके बात कर रहे हैं। और आज अगर हम शेयर बाजार की बात करेंगे और कल आरबीआई ने क्या बोला इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कल आरबीआई ने एक काम की चीज की कि रिवर्स रेपो को रिड्यूस किया बाय 25 बेसिस पॉइंट्स या फिर बाय 0.25%, इतना समझ लीजिए। अभी इसका हमारे शेयर बाजार से क्या मतलब है, या इसको मैंने क्यों देखना चाहिए? देखिए, आप सब सीए हैं, इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ मनी एंड सप्लाई डिमांड है। अगर किसी भी चीज का सप्लाई ज्यादा रहा तो उसका कॉस्ट कम हो जाएगा, उसका अगर डिमांड बढ़ गया तो भाव बढ़ जाता है, डिमांड कम हो गई एज कंपेयर टू सप्लाई, ओवर सप्लाई हो गया तो भाव नीचे गिर जाएगा। व्हाट आरबीआई इज ट्राइंग टू डू इज फ्लड इकोनॉमी विथ लिक्विडिटी, यानी कि विथ रुपीज। अगर इकोनॉमी में लिक्विडिटी का सर्कुलेशन बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। आप में से कुछ लोग इमीडिएटली सोच रहे होंगे कि इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा करके, तो आज का वो टॉपिक नहीं है, हम वहां पे नहीं जाएंगे, मैक्रो में नहीं जाएंगे, नहीं तो 1 घंटा मैक्रो के ऊपर बात हो जाएगी। आरबीआई ने मार्केट के हिसाब से कल जो कि, और एक वर्ड आपको बताना जरूरी है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ
क्योंकि ये सारी चीजें आरबीआई ने स्पेसिफिकली मार्केट्स, मैं इसको कैपिटल करके लिखता हूँ, आरबीआई ने ये दोनों चीजें स्पेसिफिकली इकोनॉमी एंड मार्केट के लिए करी है और कल ही करी है, इसलिए हमें देखना चाहिए। उसका इम्पैक्ट भी आया है, हम वो भी देखेंगे। पहले ये कंसेप्ट समझ लेंगे। रिवर्स रेपो is that amount, is that thing which bank earns from RBI. Bank deposits extra money with RBI and earns interest. उसको नाम दिया गया है रिवर्स रेपो। तो ध्यान दीजिए, अगर आप एक बैंक है, ध्यान दीजिए, अगर आप एक बैंक है और आपके पास डिपॉजिटर्स का पैसा पड़ा हुआ है और बाहर ये कोविड-19 चल रहा है, तो कुछ चल रहा है, तो कुछ चल रहा है, इसलिए आप डर जाएंगे और अभी भी बैंक सब डरे हुए हैं और इसलिए वो लोन नहीं दे रहे हैं। और आपकी इकोनॉमी को चालना कैसे मिलेगी अगर कोई लोन नहीं लेगा? तो इसीलिए बैंक्स डिपॉजिटर्स का पैसा लेके बैठे हैं और बैंक्स वो लोन वापस इकोनॉमी में नहीं भेज रहे। तो इकोनॉमी से पैसा बैंक में आ रहा है, लेकिन वापस जो बैंक का रोल होता है कि वापस इकोनॉमी में भेजना है, वो बैंक नहीं कर रहा है। अच्छा, बैंक क्यों नहीं कर रहे? बैंक इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये जो पैसा आ रहा है ये पीछे आरबीआई को दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये पीछे आरबीआई को दे रहे हैं और आरबीआई इस पे उनको 4% ब्याज दे रहा है साल का। अब बैंक्स को आरबीआई फोर्स नहीं कर सकता कि आप हमारे पास, तो बैंक ने क्या, आरबीआई ने क्या किया कि आरबीआई ने इसका ब्याज दर ही कम कर दी। अब आप अगर एक बैंक है, आपने डिपॉजिटर से पैसा लेके रखा है और उसको आपको तो इंटरेस्ट देना ही है, और अगर आपको वो इंटरेस्ट नहीं कमाएंगे तो डिपॉजिटर, यानी आपका एसेट लायबिलिटी का प्रॉब्लम। मुझे ऑडियो आ रहा है बीच में मेरा ही कुछ, तो आपको, इसलिए कल आरबीआई ने जो सबसे पहले एक ये किया, वो ये किया कि आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट कम किया, जिसके कारण बैंक्स अभी आरबीआई के पास पैसा ना देके सामने अर्थव्यवस्था में पैसा डालेंगे, यानी बैंक के पास जो पैसा आएगा वो फिर से धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में जाएगा, यानी कि आरबीआई के पास नहीं जाएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था को चालना मिलेगी, यानी कि जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने के हिसाब से ये काम किया हुआ है। हाँ, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पर अभी वो सब की चिंता नहीं है, पहले देश के अर्थव्यवस्था को बचाना है। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट, एक नई चीज गवर्नमेंट नई चीज लेके आए हैं, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। इसका क्या मतलब है? RBI will give money to banks and banks will buy let us say debt paper of let us say companies, private companies या जो भी है। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए क्या हुआ है। कुछ दिन पहले, अच्छा स्टेट्स का भी छोड़िए, कुछ सी व्हाट हैज हैपेंड इज, सब लोग डरे हुए हैं। अब आप अगर ऐसे डरे हुए परिस्थिति में पैसा मांगने जाओगे किसी से, तो कोई आपको पैसा देने वाला नहीं है। और इकोनॉमी को अगर चलाना है तो पैसा तो लगेगा इंडस्ट्रियलिस्ट को, उसके मशीन्स के लिए, उसके रॉ मटेरियल्स के लिए, उसके लेबर्स के लिए, उसके जो, तो एक जगह पैसे की डिमांड है और दूसरी जगह कोई पैसा देने को तैयार नहीं है क्योंकि डरे हुए हैं। तो ऐसे में व्हाट हैज आरबीआई सेड इज कि आरबीआई बैंक्स को पैसा देगी और बैंक्स कंपनीज के पेपर्स में, यानी कि ये मार्केट की बात कर रही है, ये प्राइमरी मार्केट में नहीं हो रहा है, ये सेकेंडरी मार्केट में करने वाले हैं। प्राइमरी मार्केट में कुछ 50% का कैप है, वो टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, लेकिन एक डेट पेपर है समझो, एक AAA रेटेड डेट पेपर है समझो, यानी AAA यानी बहुत अच्छा डेट पेपर है, और उसको कोई खरीद नहीं रहा है। अब उसको अगर कोई खरीद नहीं रहा है तो इसका मतलब है उसका प्राइस विल गो डाउन, कोई भी चीज का भाव नीचे जाएगा। और आप अगर बॉन्ड मार्केट से थोड़े से, आप बोलेंगे आप ये बॉन्ड मार्केट में क्यों जा रहे हो, हमें इक्विटी मार्केट समझना है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ब्याज दरों पे ध्यान देना पड़ेगा। प्राइस विल गो डाउन यानी कि यील्ड विल गो अप, ये एक इनवर्स रिलेशन होता है बॉन्ड मार्केट में प्राइस और यील्ड का, कि जिसमें, तो व्हाट हैज हैपन, अब यील्ड विल गो अप का क्या मतलब है? मैं अगर टाटा हूं, या मैं अगर बिरला हूं, या मैं अगर महिंद्रा हूं, या मैं अगर अंबानी हूं, तो यार मैं तो बहुत अच्छी कंपनी हूँ, मेरे में कोई भी दिक्कत नहीं है, पर फिर भी आज अगर मुझे पैसा, कल तक अगर मैं मान के चलो 7% पे पैसा उठा सक रहा था, आज मुझे 9% पे पैसा उठाना पड़ रहा है। क्यों? मैं खराब हूं इसलिए नहीं, बाजार में लिक्विडिटी नहीं है इसलिए।
अब ये हमारे जैसे हाउसिंग लोन जैसे 20-50 लाख का लोन तो लेते नहीं है, ये लोग लेंगे 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का लोन लेते हैं ये लोग। अब आप सोचो अगर 100 करोड़ पे 2% का डिफरेंस आ गया ओवर अ 20 ईयर टर्म या 10 ईयर टर्म जो भी जेस्टेशन, तो कितना कंपाउंडिंग से कितना इनका फर्क पड़ जाएगा। एंड और उनकी गलती भी नहीं है, सब अच्छी कंपनीज हैं। तो ये जो टेम्पररी परिस्थिति आई है कि जिसके कारण यील्ड्स बढ़ गए, किसके कारण यील्ड्स बढ़ गए, लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना से कोई वायरस आया हुआ है, ना लेना ना देना। तो ये जो कंडीशंस हैं इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई हैज सेड कि हमने ये ऐसा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, नया टूल हम इस्तेमाल करेंगे टू प्रोवाइड लिक्विडिटी इन द मार्केट्स। तो ये दोनों को, तो ये दोनों कंसेप्ट एक बार एक लाइन में रिवाइज करेंगे। रिवर्स रेपो कम किया ताकि लिक्विडिटी मार्केट में जाएगी, आरबीआई में नहीं जाएगा। एलटीआरओ लेके आए ताकि बैंक्स फिर से सेकेंडरी मार्केट में पेपर्स उठा सके, पेपर्स में पैसा जाएगा तो पेपर्स का भाव ऊपर जाएगा, भाव ऊपर जाएगा तो यील्ड नीचे आएंगे। दिस इज फैक्ट। हैविंग अंडरस्टूड दिस, नाउ लेट अस गो टू आई विल शेयर अ न्यू चार्ट। शेयर। Now having understood this, ये चार्ट दिख रहा है सबको? Is this chart visible? Yes, yes. हाँ, अभी ये चार्ट क्या है पहले ये चार्ट समझने की कोशिश करेंगे। जैसा मार्केट इक्विटी मार्केट होता है वैसा ही डेट मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट। आप सब लोग सीए हैं, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दो टाइप की होती है, डेट और इक्विटी, और इसीलिए मार्केट भी दो टाइप के होते हैं, डेट मार्केट और इक्विटी मार्केट। और हम लोग इक्विटी की बात करते हैं, लेकिन डेट मार्केट ये दुनिया में इक्विटी मार्केट से बड़ा है, और दुनिया भर में जितने भी प्रॉब्लम्स आज हुए हैं ये सब डेट मार्केट के कारण आए हुए प्रॉब्लम इक्विटी मार्केट में है। डेट मार्केट के कारण इक्विटी मार्केट पे इंपैक्ट होता है, लेकिन इक्विटी के कारण डेट पे कभी नहीं होता। इट्स ऑल, डेट इज मोर फंडामेंटल। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि ये क्या हो रहा है। ये जो लाल वाली लाइन है, ये जो लाल वाली लाइन है, ये है आपकी इंडिया की 3 मंथ यानी कि शॉर्ट टर्म, 3 मंथ यानी कि शॉर्ट टर्म। अभी देखिए कल क्या हुआ है, ये जो यहाँ पे लिख रहा है 3.9, अगर आपको यहाँ पे राइट में दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? एज ऑफ यस्टरडे, एज ऑफ यस्टरडे, ये हमारे पास डेटा कब से है ध्यान दीजिए, ये हमारे पास डेटा है 2003 से, 2003 से डेटा है। एज ऑफ यस्टरडे हमारे शॉर्ट टर्म यील्ड्स ये 2003 में जितने थे उससे भी नीचे आ गए। आप यहाँ पे देख सकते हो। हम 2003 क्यों रेफरेंस ले रहे हैं? क्योंकि 2003 से सबसे बड़ी तेजी चालू हुई थी इक्विटी मार्केट की। हम लोग डेट और कॉज और इफेक्ट, जब किसी चीज में पैसा जाएगा तब उसका भाव बढ़ेगा, और पैसा जाने के लिए पहले पैसा अवेलेबल होना चाहिए, और पैसा अवेलेबल है इसका मतलब क्या है कि ब्याज दरें नीचे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ब्याज दरें जो हमारी 2018 में शॉर्ट टर्म रेट, ये देख लीजिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म रेट जो 7% था जो अक्टूबर 2018 में, वो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग अभी 4% के नीचे है, और 2003 में जो रेट थे उससे भी नीचे है। तो ये एक चीज ध्यान दीजिए कि 2003 में शेयर बाजार में जो सबसे बड़ी तेजी आई थी हमारे और जागतिक शेयर बाजार में, उस समय जो ब्याज दरें थी शॉर्ट टर्म रेट्स में, उससे कम हमारी आज रेट है। दैट मीन्स जहां एक तरफ मंदी का माहौल बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ तेजी यानी शेयर बाजार की तेजी बाद में आती है, पहले स्टॉक प्राइसेस आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग, ऐसा स्टॉक मार्केट में लाइन है। स्टॉक प्राइसेस आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग। अर्निंग यानी क्या? शेयर यानी भाव, आपका प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर का भाव ऊपर जाएगा। प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? माल बिका तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्ट कंट्रोल हुई तो प्रॉफिट बढ़ेगा। माल कब बिकेगा? माल तब बिकेगा जब लोग पैसा ले सकेंगे, यानी लोगों के हाथ में पैसा आना चाहिए। ये लीडिंग इंडिकेटर है, कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंच रहा है। Therefore, this is the first point. अभी दूसरी चीज देखिए, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे हो रही है जो कि अभी तक हुई नहीं है। केवल कल का अगर आप ध्यान देखेंगे, केवल कल का, तो
ये जो ब्लैक लाइन है, अब ये रेड लाइन पे तो हमने चर्चा कर ली। ये देखिए शॉर्ट टर्म रेट 3.9 आ गए, रेपो रेट 4% का है। दैट मीन्स मार्केट में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है कि ब्याज दरें रिवर्स रेपो रेट के भी नीचे चली गई हैं। तो ये वो पार्ट है, यानी कि लिक्विडिटी बहुत है। अभी दूसरा पार्ट क्या हो रहा है कि जो लॉन्ग टर्म रेट है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या भाव पे पैसा उठाती है, गवर्नमेंट 6% पे पैसा उठाती है। हमारी गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट रन कर रही है। भारत सरकार कितना पैसा उठाती है हर साल? 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, या अमाउंट देखिए कितने बड़े हैं, 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 7 लाख करोड़। अभी अगर आप 7 लाख करोड़ पैसा उठाएंगे और 1% उस पर बढ़ जाएगा, तो आप सोचिए कितना बड़ा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो इसलिए आरबीआई की पूरी कोशिश है, आप वो एलटीआरओ पे ध्यान दीजिए। एलटीआरओ जो हमने अभी आरबीआई ने क्यों लाया था वो, क्योंकि एलटीआरओ के कारण ये जो यील्ड्स हैं ये सब नीचे आने के चांसेस हैं। गवर्नमेंट का नीचे आएगा तो सबके नीचे आएंगे, यानी फिर कॉर्पोरेट्स कम रेट पे बोरो कर सकेंगे, यानी कि फिर उनका कॉस्ट यानी मार्जिन मेंटेन करने के लिए वो सेलिंग प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो ये सब वो वाला साइकिल है। सो फ्रॉम our stock market point of view and relation of yesterday's RBI policy announcement and this graph, we have to understand that interest rate movements are slowly coming to a situation where there will be ample liquidity in the country. एक और आपको ये दिख रहा है क्या आरबीआई का पेज? हाँ, ये देख लीजिए। ठीक है, ये कल का डेट है 17 अप्रैल का। ये कल का डेट है 17 अप्रैल का। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, आप अगर आरबीआई की वेब पेज पे अगर यहाँ पे आएंगे तो आपको दिखेगा डेली, ये रोज का डेटा है, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल एंड सो ऑन। और आप देख लीजिए रोज का रिवर्स रेपो का फिगर। रिवर्स रेपो यानी हमने अभी डिस्कस किया था, रिवर्स रेपो यानी बैंक्स एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं। तो एक एक दिन में कितना पैसा जमा हो रहा है, यहाँ पे 31,000, ये सब करोड़ में है, 31,000 करोड़। ये फिगर देखिए 6 लाख करोड़, 6.25 लाख करोड़, ये लगभग 7 लाख करोड़ है। आप देखिए 3 दिनों का टोटल 6 यानी 18-20 लाख करोड़ का रुपया बैंकों, यानी कि समझिए पैसा है बैंक्स के पास, पैसा है बैंक के पास, लेकिन वो पैसा कल तक आरबीआई में जा रहा था। अब आरबीआई ने वो इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, इसलिए अब ये सारा पैसा धीरे धीरे करके हमारी अर्थव्यवस्था में आएगा। यानी कि बैंकों को ब्याज दरें कम करनी पड़ेगी आपको और मुझे अट्रैक्ट करने को। आपको अगर हाउसिंग लोन लेना है तो ऐसे डरे हुए परिस्थिति में कोई हाउसिंग लोन नहीं लेगा। तो बैंक अगर आपको अट्रैक्ट करना चाहेगी तो बैंक को हाउसिंग लोन का ब्याज दर कम करना पड़ेगा, तब जाके एक कोई सोचेगा। फिर एक बैंक ने कम किया तो 4 बैंक को कम करना पड़ेगा, और फिर वो इकोनॉमी में कंपटीशन आएगी। एंड दैट इज हाउ ये आरबीआई का प्लान। अब ये कोई एक दिन में नहीं होता है, ये जो स्टेप्स होते हैं, आरबीआई की एक स्टडी थी कि कोई भी चीज हम करते हैं तो उसका इकोनॉमी में आते आते 9 महीने लग जाते हैं। तो एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर आपको 9 महीने का इनसाइडर इंफॉर्मेशन पहले से मिलता है। ये समझना चाहिए कि ये जो भी स्टेप्स आरबीआई ने किए हैं इसके कारण आगे चल के क्या होगा ये हमें समझ, क्योंकि बैंक्स तो आपको धीरे धीरे फोन आने लग जाएंगे, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, सर हाउसिंग लोन ले लो, सर आप घूमने चले जाओ, ट्रैवल करके आओ करके सब लोग। क्योंकि अभी इकोनॉमी को चाबी भरने के लिए अब हर कोई काम करेगा। और जब आपको ये अब हमारे साथ ओबेरॉय होटल के सीए साहब है, वो शायद इसमें बाद में बता देंगे कुछ, पर टूरिज्म इंडस्ट्री की बहुत बुरी परिस्थिति है। तो जब आपको ये सारे फोन आएंगे, वो क्यों फोन आएंगे सर? क्योंकि सस्ता है सर, आपको इंटरेस्ट रेट सस्ते में मिल रहा है सर, आप ट्रैवल प्लान आपका पहले से डिसाइडेड है सर, आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट हमने बढ़ा दिया है। यानी कि क्यों? आप खर्चा करो, आप खर्चा करो, क्योंकि जब खर्चा होगा तब आपकी भाषा में M3 जिसको बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर जिसको बोलते हैं, पैसा घूमेगा तो जीडीपी की चालना होगी। तो जब आपके पास आरबीआई के ने जो भी किया कल, ये सारी चीजों का इम्पैक्ट 9 महीने बाद क्या होगा या 1 साल बाद क्या होगा, ये हम पहले से देख सकते हैं। और इसीलिए अब वापस हम हमारे एक्सेल शीट पे जाते हैं। किधर गई एक्सेल शीट? We can see your Excel. ये वाली? No, this is the graph coming. Okay, sorry. This one.
Yes, we can see that. So now we will again go to that ki right now we are at this level, we are at average valuations. We are at average valuations, and RBI has just yesterday given a big booster dose for the economy. Liquidity is coming in immediately, and that liquidity will slowly find its way into the economy and from the economy back to the stock market. तो एज एन इन्वेस्टर आप लोगों ने, क्योंकि आपको वैल्यूएशन भी सस्ता मिल रहा है और आपको फ्यूचर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है कि अभी एक सेकंड पार्ट बेयरिश वाला बात मैंने करा नहीं, अभी तक मैं सिर्फ बुलिश ही बात कर रहा हूँ. देयर इज अ बेयर साइड आल्सो टू आवर डिस्कशन. पर पहले सिर्फ इतना समझना आवश्यक है कि कल जो आरबीआई ने किया और हम जब अभी है, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण में वी आर राइट नाउ एट अ लेवल वेयर प्रोबेबली वी शुड स्टार्ट निबलिंग. कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए उसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे हम बाद में, पर दिस इज द फर्स्ट पार्ट. अभी यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल देखेंगे, एक स्टॉक का एग्जांपल देखेंगे. दिस इज नॉट टिप और एनीथिंग, पर जस्ट एक समझना है. आप सीए लोग हैं तो आप बहुत जल्दी से समझ सकेंगे इस चीज को, इसलिए ये कैसे करना है. 1 या 2 रेशियोज करेंगे, उससे ज्यादा रेशियोज नहीं करेंगे. बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यू विल लाइक इट. कैन यू सी दिस? ये लाओपाल का पेज है. अभी देखिए धंधा कौन सा शेयर लेना चाहिए. शेयर बाजार में 7000 कंपनियां लिस्टेड है, हम 7 के 7000 तो ले नहीं सकते. एज इट इज हमारी सोच भी लिमिटेड है, हमारा कैपिटल भी लिमिटेड है. तो क्यों ना ऐसा धंधा, या ओबेरॉय वाले जो होटल इंडस्ट्री वाले हैं उनको होटल इंडस्ट्री समझती है, तो लाओपाल एक ऐसी कंपनी है कि यार जिसका माल हमारे घर में पड़ा रहता है, वो कांच के टेबल चम्मच वो सब माल बेचते हैं जो हमें पता है, हम रोज देखते हैं. आप अगर बोलोगे कि रिलायंस ने वो क्रूड ऑयल का क्रैकलिंग किया और उसमें से 8 कंपोनेंट निकले, किसको समझता है क्या कंपोनेंट्स काय का क्या. तो अपना ऑब्जेक्टिव धंधा करना है, पैसा बनाना है. लाओपाल पैसा बना के देता है, ठीक है. सेरा पैसा बना के देता है, ठीक है. किसने बोला कि कॉम्प्लिकेटेड चीजों में जाओ. तो इसलिए एक ये वाला एग्जांपल लिया कि एक सिंपल बिजनेस है, कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस है जो कि सबको समझता है. अभी आइए इसके शेयर के भाव पे. ये इसका 5 साल का शेयर का भाव देखिए. 5 साल का शेयर का भाव इसका कुछ दिन पहले, यहाँ पे आप डेट देख लीजिए, ये अभी जो अप्रैल 2000, ये देखिए इतना लंबा ये शेयर का भाव गिरा, और उसके पहले भी इसका भाव लगभग 150-135 रुपए के आसपास आया था ये शेयर का भाव. पिछले 5 साल में इसका भाव कभी 135 का नहीं आया था, उतना ये अभी आया हुआ था. ठीक है, तो दिस इज वन थिंग. अभी इसका एक बना के रखा है तो वो वी विल डू दैट. पर इसका आप लोग क्योंकि फटाफट इसको देख लेंगे, यार शेयर का भाव कॉमन सेंस हमको बताता है कि कंपनी का शेयर का भाव तब गिरना चाहिए जब कंपनी कुछ खराब कर रही हो, या तो उसको नुकसान हुआ हो, या तो उसके प्रमोटर पे कुछ हो, या तो कंपटीशन बढ़ी हो, या कुछ हो. ये कंपनी के हम, आप बैलेंस शीट देख लेंगे इसकी, ये कंपनी का आप बोरोइंग देख लीजिए. बोरोइंग, इसका बोरोइंग कुछ है ही नहीं. इसका 30 करोड़, 14 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़, 0 करोड़, 4, यानी कि ये कंपनी अपना लोन धीरे धीरे कम करते जा रही है. यानी इसको डेट ट्रैप, यानी इंटरेस्ट का इसको कोई चक्कर नहीं है. इसका रिजर्व्स एंड सरप्लस देखिए आप, 87, 200, 221, 400, 500, 500, 500. यार रिजर्व्स बढ़ रहा है कंपनी का. अच्छी तो कंपनी होनी चाहिए अगर रिजर्व्स बढ़ रहे हैं तो. इसका मतलब, और डेट भी नहीं. अच्छा, इक्विटी बढ़ा रही है क्या? 10 साल तक इक्विटी कैपिटल नहीं बढ़ाया, बाद में शायद 1:1 बोनस दे दिया होगा तो 22 कर दिया होगा उसको. यार देखो, कंपनी में पैसा कहां से आता है. मैं एक कंपनी चलाता हूं तो मैं मेरी इक्विटी डाइल्यूट करते जाऊंगा, उससे पैसा आएगा. मैं कर्जा लूंगा, उससे पैसा आएगा. या मैं मेरा धंधा अच्छा करूंगा और प्रॉफिट लूंगा, उससे पैसा आएगा. ये 3 कैश फ्लोज है मेरे कंपनी में. अब ये कंपनी में ना तो ये कर्जा ले रहे हैं, अच्छी बात है, ना तो ये इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं, अच्छी बात है. रिजर्व्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है. तो देयरफॉर ये कंपनी पिछले, आप देख लो इसका प्रॉफिट एंड लॉस के फिगर्स देख लो. प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स इन क्रोर्स,
सिर्फ ईपीएस देख लो, ईपीएस ही आता है ना अल्टीमेटली आपके मेरे, वो बाकी पूरा आप बाद में देख लेना। आप ईपीएस देख लो ये कंपनी का, 3, 5, 5.5, 6, 6.5, 7। यार हर साल तो पिछले 5 साल का डेटा देख रहे, क्योंकि हमने ऊपर क्या देखा कि ये शेयर का जो भाव है ये पिछले 5 साल के लोएस्ट में है 2015 से। और यहाँ पे 2015 से अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के फिगर्स देखेंगे, ईपीएस, केवल ईपीएस देख लो, बाकी पूरा फंडामेंटल नहीं करना है अभी, और मैं आप लोगों को क्या फंडामेंटल सिखाऊं। तो आप देखो 3.25, 4.25, 5.5, 5.5, 6, 6.5, 7.5, यानी एक जगह कंपनी प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाई जा रही है, और दूसरी जगह उसके शेयर के भाव की पिटाई पे पिटाई हो रही है। ये क्या मतलब है? सो देयरफॉर जब आपको शेयर खरीदना होता है तो ऐसे शेयर देखने होते हैं कि जिनका धंधा हमें समझ। अच्छा, ये कंपनी का एम कैप देख लो, 1800 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका, 1800 करोड़ का। अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी तो ये 1800 करोड़ को 3600 करोड़, या आप एमआरएफ का मार्केट कैपिटलाइजेशन ये लगभग 50,000 करोड़ है, पीडीलाइट का मार्केट कैपिटलाइजेशन ये लगभग 1 लाख करोड़ है। तो कहने का मतलब है कि ये 2000 करोड़ की कंपनी है, इसको 20,000 करोड़ की कंपनी यानी कि 10 गुना बढ़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, यानी हो सकता है अगले 5 साल में, 8 साल में, जो भी है ओवर अ लॉन्ग टर्म, इसका आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, 14% का रिटर्न ऑन इक्विटी है बुरे समय में। तो ये जो 2-3 चीजें हमें देखना क्या होता है, यहाँ पे देख लो आप, किधर गया उसका, ये उसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है यार, डेट कंट्रोल में है, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। शेयर का भाव गिरा हुआ है, पिछले 5 साल में प्रॉफिट पे प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। आप कैश फ्लो देख लो नीचे, ये पॉजिटिव कैश फ्लो वाली कंपनी है, पॉजिटिव कैश फ्लो वाली कंपनी है। डेटर डेज देख लो, सब तो सही है, फिर ये शेयर का भाव क्यों गिर रहा है? बस पैनिक, क्योंकि मार्केट रैशनल इन्वेस्टर्स का नहीं चलता है ना, मार्केट वर्क्स ऑन ग्रीड एंड फियर। अभी वापस ये समझ में आ गया, हम वापस हमारे एक्सेल पे आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली किधर गया वो न्यू शेयर, तो वापस हम अभी यहाँ पे आ जाएंगे कि हमने ये कोई बाय का टिप नहीं है, बाय का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल, नहीं तो थियरी देके क्या बात करना, इसलिए एक एग्जाम्पल दिया। पर इस तरह से देखना होता है यार, प्रॉफिट बढ़ रहा है, डेट नहीं है, भाव नीचे जा रहा है, वाई नहीं पता, खरीदो अभी। सो नाउ देयर आर 2 थिंग्स कि वी आर एट एवरेज। अच्छा, अगर पूरा बाजार गिरता है यार, आपका निफ्टी गिर रहा है, बड़े बड़े दिग्गज गिर रहे हैं, स्टेट बैंक की पिटाई हो रही है, आपके रिलायंस की पिटाई हो रही है, सबकी धुलाई चल रही है, तो ऐसे में लाओपाल जैसा 1000 करोड़ की 2000 करोड़ की कंपनी कहाँ बचने वाली है? लेकिन देखो, एलआईसी का जब आईपीओ आएगा तब उसका एम कैप 10 लाख करोड़ का रहेगा। लाओपाल का एम कैप अभी 2000 करोड़ का है केवल। तो हमें जो हाई ग्रोथ चाहिए, ये आप समझ जाएंगे बेस इफेक्ट, कि कोई भी बड़ी बैंक है जिसके 5000 ब्रांचेस हैं, उसको 100% ग्रोथ करनी है तो और 5000 ब्रांचेस खोलने पड़ेंगे। लेकिन कोई छोटी बैंक है जिसके 100 ब्रांचेस हैं, तो उसने अगर 25 ब्रांच भी अगर खोल दिए तो भी वो 25% ग्रोथ हो जाएगा। सो देयरफॉर छोटी कंपनियों में हाई ग्रोथ ज्यादा रहेगा। सो इसलिए people generally like small and mid cap stocks। तो कैप यानी कैपिटलाइजेशन, और कैपिटलाइजेशन यानी हम ये जो बात कर रहे हैं, तो जैसे पीडीलाइट का एम कैप 5 साल पहले था 20,000 करोड़, आज उसका एम कैप है 1 लाख करोड़। तो सही है ना यार, 5 गुना आपका पैसा बढ़ गया ओवर लास्ट 5 ईयर 7 ईयर पीरियड, जो भी है। आपको करना क्या है, अगर आपके पास 100 रुपए है तो आपको नॉट मोर देन 20 स्टॉक्स की, आपको 20 स्टॉक से ज्यादा की आवश्यकता ही नहीं है आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि हर एक स्टॉक में अगर आप 5-5 रुपया भी नहीं डालेंगे तो क्या मतलब है? फिर आपने अगर 100 स्टॉक्स में 1-1 रुपया डाल के बना दिए, तो यार कोई एक स्टॉक का अगर 100% ग्रोथ भी हुआ तो भाई आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में वो सिर्फ 2% का ग्रोथ होगा, यानी हार्डली वो कुछ उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं रहेगा। तो देयरफॉर जैसे लाओपाल एक कंपनी हो गई,
आप पिडिलाइट देख लीजिए, आप एमआरएफ देख लीजिए, आप टीटीके प्रेस्टीज देख लीजिए, आप बाटा देख लीजिए, ये सारे वैसे स्टॉक्स, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मेरे ये सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। आप सेरा देख लीजिए, आप ये स्टॉक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल आप खरीदो या अच्छा मेरे लॉसेस वाले भी स्टॉक्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, पर दीज आर सम ऑफ द वंस की आप ये पूरे बाजार में गिरने के बाद भी ये स्टॉक गिरे ही नहीं है। क्यों गिरेंगे यार? अगर कोई कंपनी, इफ पैट इज ग्रोइंग, इफ डेट इज अंडर कंट्रोल एंड इफ इक्विटी इज नॉट डाइल्यूटेड, हो गया ना यार, आपको क्या चाहिए इससे ज्यादा? ईपीएस बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ रहा है, कभी 5% से बढ़ेगा, कभी 15% से बढ़ेगा। यार जो स्टॉक्स 20-20 साल 30-30 साल से चल रहे हैं, जिन्होंने मार्केट साइकिल्स देखी हैं, आप ऐसे स्टॉक्स आप गिन के 20 स्टॉक ढूंढो, आपको लाइफ में कुछ नहीं करना है, एंड देन यू जस्ट सिट एंड लेट देम डू ऑल द हार्ड वर्क। सो यू हैव टू ना, ये कौन से स्टॉक्स खरीदने, ये हर एक इसका आपका रहेगा, बट यही चीजें देखी जाती है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे कोई भी हो, सबसे, या आप भी, अगर कल आपके पास एक कंपनी आती है फाइनेंसिंग के लिए, वो बोलती है मेरी इक्विटी 100 करोड़ की है, मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस 100 करोड़ का है, यानी टोटल 200 करोड़ की कंपनी है, इक्विटी साइड है, आप बोलेंगे ठीक है इसको लोन दे सकते हैं। फिर वो बोलता है नहीं, इसके साथ साथ मेरा 1000 करोड़ का भी लोन है, आप दोगे क्या ऐसी कंपनी को फाइनेंसिंग? कोई नहीं देगा। लेकिन वो बोलता है नहीं, मेरा लोन ही नहीं है कुछ भी, तो सही है, फिर तो आप ऐसी कंपनी को आप किसी को फाइनेंस, तो ये बस यही देखते हैं सब लोग, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखते। ये हो गया बैलेंस शीट और ये हो गया वैल्यूएशन। दो चीज देखनी होती है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है कि नहीं, और वैल्यू। एक बड़ी बहुत सही लाइन है, बाय नहीं क्या है, सेपरेट डायमंड्स फ्रॉम कोल, बाय डायमंड्स एट प्राइस ऑफ कोल। हमें ये करना है बस। और आज की तारीख में अच्छे अच्छे स्टॉक्स नीचे के भाव पे मिल रहे हैं। अभी वो कौन से खरीदने, कब खरीदने, कितने खरीदने, वो आपका इंडिविजुअल कॉल है। चलिए, ये हो गया हमारा एक पार्ट। अभी एग्जैक्टली उल्टी बात करेंगे, बेरिश वाली। अभी थोड़ी सी बेरिश वाली बात करेंगे। और can you see this Excel? नहीं, I'll bring another Excel. This pie chart, yes. Yes, can listen. हाँ. So बेरिश में क्या है? बेरिश में क्या है कि ये हिंदुस्तान का जीडीपी ग्रोथ अगले एक साल भर में, ये अलग अलग एजेंसियों ने क्या क्या प्रोजेक्ट किया है। हमारा जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ टिपिकली 5% 6% रहता है, और इन्फ्लेशन आप पकड़ लो और 4% पकड़ लो, तो इसलिए हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ये लगभग 10% के आसपास रहता है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो लगभग ये हमारा ब्रॉडली रहता था कोरोना वायरस के पहले। थोड़ा 19-20 रहेगा, कभी ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, पर ब्रॉडली हम इस टेरेन में खेलते थे कि नॉमिनल जीडीपी ये रहेगा, रियल 6% रहेगा। नाउ ये जितनी भी सारी एजेंसीज हैं, ध्यान दीजिए, ये जितनी भी सारी एजेंसीज हैं, ये जितनी भी सारी एजेंसीज हैं, इन्होंने हमारी अगले साल की जीडीपी ग्रोथ ये सबने कम करी है। जैसे इसका पहले 6 था, इसने 5.25 कर दिया, इसका पहले 7 था, 1, अच्छा उसमें बार्कलेस बोलता है 0 और इकरा और डॉइचे बोलते हैं रिसेशन। देयर आर 2 वर्ड्स आप लोग सुनेंगे हर बार, स्लो डाउन एंड रिसेशन। आपने इकोनॉमिक्स में हो गया रहेगा आपको। स्लो डाउन यानी आप पहले 6% से ग्रो कर रहे थे, अभी आप 5% से ग्रो कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ग्रो कर रहे हो। लेकिन रिसेशन यानी आप पहले 6% से ग्रो करोगे, अभी आप -1% से ग्रो करोगे। तो आज तक हिंदुस्तान में कभी भी रिसेशन नहीं आया था, आज तक हिंदुस्तान में कभी भी रिसेशन नहीं आया था। स्लो डाउन हाँ बहुत बार आया हुआ है, इस बार पहली बार ये बात कही जा रही है कि हिंदुस्तान में ये कोरोना वायरस के कारण स्लो डाउन नहीं, रिसेशन, हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। और अगर इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है
तो वो हमने अभी जो भी पूरा किया 19 का हिस्टोरिकल और ये लाओपाल वगैरह ये 19 का भी जो अभी हमें हिस्टोरिकल एवरेज लग रहा है, अगर हम इस बेरिश फेज की बात करेंगे तो ये 19 का जो है ये भी अपने को हाई लगने लगेगा। आप ध्यान दीजिए इसको। अगेन प्राइस अपॉन अर्निंग, अभी अगर आपका 19 का प्राइस है और 1 का अर्निंग है, तभी आपका पी रेशियो ये 19 का आएगा। अब अगर यही नाउ ध्यान दीजिए, अगर ये 1 का अगर आपका 0.5 हो गया, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ माइनस में बात चल रही है, और अगर भाव आपका यहीं पे रहा तो ये 19 का पी अपने आप 40 का पी हो जाएगा। भाव तो बढ़ना ठीक है, आरबीआई ने लिक्विडिटी लेके आ गए, सब 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 वो ठीक है, उसके कारण ये भाव नीचे नहीं गिरेगा। मान लिया नीचे नहीं गिरेगा भैया, लेकिन इकोनॉमी अगर आपकी माइनस में जा रही है या कम ग्रो कर रही है, तो ये जो अर्निंग, भैया ये अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तभी तो ना। लेट अस राइट डाउन। स्टॉक प्राइसेस आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग। अगर अर्निंग बढ़ेगा तभी शेयर का, ये क्या है कि शेयर प्रॉफिट नहीं हो रहा है लेकिन भाव ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है लेकिन भाव ऊपर जा रहा है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो देयरफॉर अगर ये सारी, अच्छा ग्लोबल रिसेशन की बात चल रही है, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, ग्लोबल रिसेशन की बात चल रही है। अगले 2 साल कितने बुरे रहेंगे ये किसी को ही नहीं पता। कोई तो बोलता है कि इट विल बी, ये भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि दिस विल बी वर्स देन ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन यानी बिफोर वर्ल्ड वॉर 1। अब अगर ये रहेगा, अब अगर ऐसी सारी बातें चल रही हैं, तो काय का 19 और काय का क्या, कुछ नहीं, फिर तो ये भाव कितना भी नीचे आ सकता है। इसीलिए आपके पास अगर 100 रुपए है, आपके पास अगर 100 रुपए है तो 5 रुपए का बाय करना है। हम अभी यहाँ पे इतने क्रॉस रोड पे है कि बुलिश क्या है, बुलिश क्या है, आरबीआई, लिक्विडिटी, वैल्यूएशन, वो सारी बात हमने जो की है, ये सारा बुलिश चीजें हम बात कर रहे हैं। बेरिश क्या हो सकता है बाजार में, रिसेशन, ग्लोबल, ये सारी बातें हमारी बेरिश फेज की बात चल रही है। तो अब ये दोनों में से अगले 2 साल में क्या प्ले आउट होगा किसको पता यार। हु नोज द फ्यूचर। यार ये नहीं पता कि 3 मई को लॉकडाउन जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम लोग 2 साल में क्या प्ले आउट होगा ये कहां से बात कर सकते हैं। तो इसके लिए what we have to do is we have to keep buying in small quantities at all dips. keep buying कैसे करेंगे, गुड स्टॉक्स जो हमने देखा, हमने एक एग्जांपल देखा, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, बहुत बात कर सकते हैं पर ऐसे इसमें म्यूचुअल फंड्स को हम किस तरह से यूज करें, क्योंकि आज जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, हर कोई, यहाँ पे 280 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं, तो हर कोई ये स्टॉक्स का ढूंढ नहीं सकता है और पेशेंट भी नहीं रह सकते या जो भी है। सो एक बहुत बढ़िया चीज होती है एसआईपी, जो कि आपको सबको पता होगा, हर महीने छोटा छोटा अमाउंट जाता है। एक नई चीज आई है जो शायद आप में से कम लोगों को पता होगी, वो इज डेली एसआईपी। मंथली एसआईपी तो ठीक है, डेली एसआईपी आती है जिसमें आप रोज का 250 रुपया लगा सकते हो, रोज का आप 250 रुपया लगा सकते हो। कौन से फंड में लगाना है, तो स्टार्ट विथ आप इंडेक्स फंड करिए। अगेन जैसे मैं स्टॉक्स नहीं रिकमेंड कर सकता, वैसे मैं फंड्स भी नहीं रिकमेंड कर सकता, पर 40 फंड्स हैं इंडिया में, 40 फंड हाउसेज हैं जिनको एएमसी कहते हैं, और इनके 1000 से ज्यादा फंड्स अवेलेबल है, स्कीम्स। अभी कौन सी स्कीम, क्या स्कीम, वो आप किसी अच्छे एडवाइजर के पास जाइए, और नहीं तो मैं तो आपको और आसान काम बताता हूँ। आप सिर्फ इंडेक्स फंड करके एक चीज होती है, आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाइए। इंडेक्स फंड क्या होते हैं, दीज आर लो कॉस्ट,
यानी आपका फंड मैनेजर केवल डायरेक्ट सेंसेक्स या निफ्टी खरीदेगा आपके लिए, बस सेंसेक्स ठीक है, रिटर्न कम मिलता है इसमें, आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आप मिड कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप फंड्स होते हैं आप, पर वो एक अलग टॉपिक है, हमारा वो नहीं है डिस्कशन। तो जिसको कुछ भी नहीं पता या जो दीर्घावधि के लिए आना चाहता है 15 वर्ष 20 वर्ष, उन्होंने इंडेक्स फंड में डेली एसआईपी कर लेनी चाहिए। और इसका एक एग्जांपल ये देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, लाइव डेटा पे ऊपर, सब लाइव डेटा, हमने जो भी बात करा सब लाइव डेटा पे बात किया। ये नीली लाइन जो है ये एनएवी है, ये रोज का चेंज होगा। ये नीली लाइन जो है ये एनएवी है, ये रोज का चेंज होगा। ये ब्राउन लाइन जो है ये एवरेज है। एवरेज कैसे बनेगा? अगर आपने डेली एसआईपी लगा के रखी तो ये जो ग्रीन बार है, ये ग्रीन बार है आपके नंबर ऑफ यूनिट्स, आपको कितने यूनिट मिले। ये सबसे पैनिक डेट देख लीजिए आप, ये 23 मार्च का दिन है। 23 मार्च को ये स्कीम का एनएवी 16.5 रुपया चल रहा था, यहाँ पे दिख रहा है आपको। 23 मार्च को ये स्कीम का एनएवी 16.5 रुपया चल रहा था, और इसका 11 फरवरी देख लीजिए, एक महीने से भी कम पहले इसका एनएवी 25 रुपया चल रहा था। तो आप देखिए 25 से भाव इसका 15 दिन में या कुछ 25 का भाव सीधा सीधा 16 आ गया। अभी सभी इन्वेस्टर डरे हुए थे ये टाइम पे, भैया आपके पास अगर 10 लाख रुपए होंगे तो वो सीधा सीधा 6 लाख या 7 लाख हो गए होंगे। और 15 दिन में या एक हफ्ते में, 15 दिन में या एक हफ्ते में अगर आपका इतना वैल्यूएशन कम हो जाता है तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं। पर यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, और यहाँ पे यदि आपने, ये लाइव है किसी इन्वेस्टर का, यदि आपने आपकी डेली एसआईपी, ध्यान दीजिए वर्ड क्या है अपना, वर्ड इज डेली एसआईपी, डेली, इसको बड़ा कर देते हैं, डेली। डेली कितना? रोज का 250। ये वाला टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो उसमें से 5 ही रुपए डालिए। किसको पता था यार, किसको पता था कि ये शेयर बाजार, यहाँ पे जब हम थे तब किसी को पता नहीं था यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जब हम आए तो किसी को नहीं पता था यहाँ पे जाएगा इतने जल्दी। और आज अब जब यहाँ पे है, हम में से कौन यहाँ पे 250 लोग बैठे हैं, हम में से कौन बोल सकता है कि कल ये यहाँ पे जाएगा कि नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? Nobody can tell. And because none of us can tell, therefore what we only have to do is रोज धीरे धीरे करते रहो for a period of 10 years, 20 years, 30 years, जो भी है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 23 मार्च को 16, मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 23 मार्च 2020 इसका भाव 16.42। 23 मार्च 2020 इसका भाव, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये यहाँ पे लिखा है। और कल 13 तक का डेटा है, 13 अप्रैल 2020 भाव 20.23। 13 अप्रैल 2020 भाव 20.23। ये कितना समय हो गया? ईयर फ्रैक करके एक बड़ा बढ़िया फंक्शन है एक्सेल में, ये बॉन्ड मार्केट का फंक्शन है एक्चुअली, सब ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए। रेट, एनुअलाइज्ड रेट कितना हो गया इसका? 16 रुपए की चीज 20 रुपए की हो गई। अब ये परसेंटेज देखिए क्या फिगर आ रही है ये एनुअलाइज्ड में। दिस इज इनसेन, दिस इज इनसेन। अगर आप ये करने की कोशिश, आप ये मैन्युअली करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं जमेगा कभी। बट इफ यू डू इट थ्रू दिस सिस्टमैटिक रूट, then these are that, आप बोलेंगे ठीक है ये ऐसे नहीं कैलकुलेट करना है, आप एब्सोल्यूट भी रिटर्न्स कैलकुलेट करिए तो भी ये लगभग 20% का अपसाइड है। अगर आप टाइमिंग करने जाएंगे तो टाइमिंग कभी पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए टाइमिंग करना नहीं है। हम में से किसी को ही नहीं पता कि मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है या क्या है। वी डोंट नो एनीथिंग ऑफ दैट, बट व्हाट वी नो इज, और कल आरबीआई ने ये बोला था, आरबीआई का इधर है स्टेटमेंट, अपने पास है क्या? अभी नहीं, अभी स्टेटमेंट नहीं है, छोड़ो, मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। पर आरबीआई ने एक बात कहा था, इन FY22 इंडिया विल हैव अ शार्प V शेप रिकवरी।
अब ये पता नहीं होगा नहीं होगा, वो तो बात की बात है, पर कम से कम आप और मैं प्रोजेक्शन करें उससे अच्छा आरबीआई प्रोजेक्शन कर रहा है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान हम लोग ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। तो FY22 हम ऑलरेडी FY21 में हैं, तो 12 महीने 24 महीने की बात चल रही है। और अगर ये भी अच्छा, एक और बात समझ लीजिए, मार्केट्स ऑलवेज डिस्काउंट द फ्यूचर। इसका क्या मतलब है? ये शेयर बाजार की कुछ लर्निंग्स है। इसका क्या मतलब है? आपको अगर पता है आपके शहर में कोई एक पर्टिकुलर जगह में लेट अस से एयरपोर्ट बनने वाला है या कुछ डेवलपमेंट होने वाली है आज से 5 साल बाद 8 साल बाद, तो आप उसमें जमीन 8 साल बाद नहीं लेंगे, आप उसमें जमीन आज लेंगे। क्यों आप वो एरिया में बाय करके रखेंगे? क्योंकि वहां पे आगे चल के सो आप ऑलरेडी वहां पे बाय कर रहे हैं। तो वी आर ऑल इन्वेस्टिंग इन एनीथिंग, वी आर ऑल इन्वेस्टिंग इन एनीथिंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ। और यहाँ पे अभी नाउ लुक एट व्हाट इज हैपनिंग। हम लोग अभी अच्छे वैल्यूएशंस में हैं, शायद ये और खराब हो सकते हैं, हमको पता नहीं, इट कैन बी वर्स देन ग्रेट डिप्रेशन। पर लिक्विडिटी और आरबीआई और गवर्नमेंट जो सारी चीजें, एक और इसमें एंगल देख लीजिए, रुपी डॉलर 76 हो गया है, तो एनआरआईज के लिए ये अच्छी बात है। उनको $1 की तुलना में अभी 76 रुपए मिलेगा, जो कुछ दिन पहले तक 72 मिल रहा था। अगर ये आता है तो डॉलर को सपोर्ट, रुपी को सपोर्ट मिल जाएगा, उससे और लिक्विडिटी इंडिया में आ सकती है। अगर लिक्विडिटी इंडिया में आई तो और स्टॉक मार्केट में वो पैसा जा सकता है। सो जितनी निगेटिव चीजें हो रही है ना, अच्छा एक और बात समझिए, जो शेयर बाजार में पैसा गवाता है ना वो बाहर रोता है और वो बहुत आवाज करता है, जो पैसा बनाता है वो चुपचाप बैठा रहता है। जैसे कि ये इन्वेस्टर का यहाँ पे लाइव एग्जांपल देखिए, जब ये बाजार गिर रहा था, ये इन्वेस्टर को आप देखिए, जिस दिन ये 16 का भाव था उसी दिन इसको सबसे ज्यादा यूनिट मिले हैं। ये ग्रीन लाइन सबसे ऊंची जो है वो बराबर उसी दिन पे है जिस दिन उसको सबसे कम भाव है। तो एक अच्छा निवेशक मार्केट जब गिरता है तब वो ग्रैब करता है और बाय 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 करता है। तो जिसको नुकसान हुआ है वो तो रोने वाला है, पर जिसको फायदा हुआ है, जिसको समझता है, बाय डायमंड एट द प्राइस ऑफ कोल। आपको डायमंड अगर कोल के भाव पे मिल रहा है तो आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? और जिसको समझता है वो चुपचाप खरीदता है और खरीदते जाता है। सो देयरफॉर हम लोग अभी ऐसे कंडीशन में हैं कि जहां पे इमीडिएट फ्यूचर अगले 2 साल प्रोबेबली वेरी बैड, यानी आपके पेशेंस की इतनी टेस्ट। यार अगर इकोनॉमी रिसेशन में जाती है, हम तो ठीक है यार, कोई सीए है, कोई प्रोफेशनल होगा, लेकिन जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं, जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत बहुत कठिन परिस्थिति में आज भी है और आगे चल के और आने की संभावना है। तो ये जितना 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 इकोनॉमी को निचोड़ा जाएगा, उतना 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 ये सारे जो भाव है, ये सारे भाव और नीचे 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 आने की संभावना है। और उसी के साथ साथ अगर आरबीआई ने जो ये लिक्विडिटी वाली बात करके रखी है, आरबीआई वो सारी, तो एक जगह पे यहाँ पे बुरी न्यूज आते रहेगी और दूसरी जगह यहाँ पे फंडामेंटली अच्छी चीजें होते रहेगी। और ये पूरी चीजें अगले 2 साल में प्ले आउट होने की संभावना है। तो अगर आप स्टॉक्स खरीद सकते हो तो आप धीरे धीरे खरीदिए। कोई निफ्टी आपका 12,400 जाके आया, आज पकड़ लीजिए, कभी 7,500 जाके आया, अभी 9,000 पकड़ लो, ये वापस 12,000 कोई बहुत जल्दी में नहीं जाने वाला है। सेंसेक्स आप पकड़ लो, 40,000 जाके आया, अभी बीच में 26,000 गया था, अभी कोई तो भी ऐसी रेंज चलते रहती है बाजार की। तो ये 30 का 40 कोई कल परसों नहीं होने वाला है, आपको समय मिलेगा। तो या तो अच्छे स्टॉक्स धीरे धीरे अच्छा, कोई आजकल स्टॉक्स के बारे में बात भी नहीं करता। लोग तो यहाँ तक बोल रहे थे कि क्लोज द मार्केट फॉर अ फ्यू डेज, क्लोज द मार्केट फॉर अ फ्यू डेज। कौन बोल रहा था क्लोज द मार्केट फॉर अ फ्यू डेज? जिनको नुकसान हो रहा था भैया, जिनको प्रॉफिट हो रहा था वो तो बोल रहे थे मार्केट 3:30 बजे भी बंद मत करो, 24 घंटा चालू रखो, क्योंकि गिरते हुए बाजार में खरीदना है यार मुझे। कल तक जो स्टॉक मुझे 100 पे अच्छा लग रहा था, अगर आज मुझे 30 में मिल रहा है तो मैं खुश होऊंगा यार। सो ये हिसाब से देयर आर ऑलवेज बुल्स एंड बेयर्स, इसीलिए मार्केट चलता है। तेजी मंदी करने वाले लोग होने चाहिए, तब तो बाजार चलेगा। तो यदि आप एक दीर्घावधि के लिए निवेशक करके आ रहे हैं तो यार इंडिया से जैसी बढ़िया कोई चीज नहीं है। आपको मैं लास्ट में एक बुलिश नोट पे एंड करता हूं कि वर्ल्ड रिसेशन में
India and China will probably evade that. ये मैंने नहीं बोला है, ये किसी वर्ल्ड बैंक का या IMF का या किसी का तो भी है कि विश्व में मंदी आने की संभावना है अगले 2 साल में, और अगर दो देश उससे से बचेंगे तो एक रहेगा अभी चाइना, क्या बोलेंगे अभी, पर ठीक है चाइना का छोड़ो, पर हिंदुस्तान शायद उस रिसेशन में नहीं रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये फिर आज के भाव फिर से नहीं मिले, अगर अभी इतनी सारी आपको क्या लगता है अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला ये सब लोग बैठे हैं क्या अपने जैसे घर पे 20 दिन कुछ नहीं है करने को, 40 दिन कुछ नहीं है करने को, खाना बनाओ यूट्यूब पे फेसबुक पे डालो, उनके धंधे के प्लान चालू हो गए होंगे, इसको यहाँ पे ऐसा बढ़ाते उसको। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये कौन सी कंपनीज में बाय करना है, और अगर स्टॉक्स नहीं समझते तो भैया इंडेक्स फंड में आ जाओ, लेकिन इन्वेस्ट इन इंडिया फॉर नेक्स्ट 2 decades। वो चाइना से कंपनी आके HDFC बैंक में स्टेक लेके जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे यही सोच रहे हैं HDFC बैंक अच्छी है क्या, बाजार और नीचे गिरेगा क्या। सो वी हैव टू थिंक लाइक इन्वेस्टर्स। अच्छा, उसके कारण FDI के रूल्स भी चेंज हो गए। ये कल का या आज का डेवलपमेंट है कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया ये क्या चल रहा है यहाँ पे, यानी पूरा रायता चाइना ने फैलाया और अभी वो हमारे देश में आके HDFC बैंक खरीद रहे। सो और हम लोग बैठे ही है क्या करना क्या नहीं करना करके, तो हमें थोड़ा सा इस हिसाब से भी ध्यान देना चाहिए कि ये सारी चीजें हो रही। और मोर इम्पोर्टेंटली क्योंकि दिस इज सच अ ऑगस्ट ऑडियंस दैट वी हैव हियर, तो देयरफॉर आप लोगों ने और भी लोगों को बताओ कि भैया SIP STP करो, डायरेक्ट 200-250 रुपए की करो, लेकिन कैपिटल, बिकॉज कैपिटल एलोकेशन यहाँ पे अच्छा होता है हमारे पूरे देश का। सी कैपिटल, आपको पता है ये बात कि कैपिटल एलोकेशन जितना एफिशिएंट रहेगा उतना ज्यादा एफिशिएंट पूरा सिस्टम रहेगा। सो दैट इज द, पर इतनी पूरी कहानी ठीक है छोड़ो, एट अ वेरी बेसिक लेवल ये है अपनी कहानी कि हम टूटे हुए हैं। ऊपर के भाव से हिस्टोरिकल देखेंगे तो हम अच्छे भाव पे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। स्टॉक्स नहीं समझते तो इंडेक्स फंड में आइए, हम इससे और खराब हो सकता है क्योंकि दुनिया भर में खराबी आ सकती है, पर अगर आती भी है तो भी हमारा देश शायद उसमें से जल्दी निकल के बाहर आएगा। अगर हमारा देश बाहर आता है तो शेयर के भाव वैसे नहीं रहेंगे जैसे आज रह रहे, इसलिए धीरे 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 करके रोज करके थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए, दीर्घावधि के लिए इन्वेस्ट करिए। मैं खुद कर रहा हूँ और इसलिए मैं आपको इतने जितनी भी सारी बातें करी मैं खुद कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा मैं दूसरा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सो दैट इज वेयर वी आर। आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर, एक घंटे से ज्यादा हो गया अपना, पर अभी आगे क्या करना है संगम जी, दीपक जी, पीयूष जी, सर कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, वी आर अराउंड 18 क्वेश्चन फॉर आवर पार्टिसिपेंट्स। You can see the questions in your screen, Ashutosh, and accordingly you can see which one you can answer. एक निपटाते हैं, सर मुझे जो आते हैं मैं वो निपटाता हूँ। Yes. Has the market bottomed out? Has the market bottomed out? Intermediate, yes. Has the market bottomed out? ऐसा लगता है कि ये एक इंटरमीडिएट बॉटम आ गया है, पर वही है कि अगर आप मुझे लेवल की बात करेंगे, ये आपको एक्सेल दिख रही है क्या? हाँ जी, Yes, we can see. एक्सेल अभी भी दिख रही है ना? हाँ। Yes. तो निफ्टी 6000, सेंसेक्स 20,000. I won't be surprised. But in how long? Nifty 6,000 and Sensex कभी? यार वो पता होता तो क्या था। पर इसीलिए डेली SIP करते रहो, that is the, इसलिए मेरा ये एक पार्ट है। In the present scenario, which suggest you share? सर शेयर्स में हम वही, मेरी दिक्कत वही हो जाती है कि मैं स्टॉक्स बता नहीं सकता। मैं कुछ स्टॉक्स के नाम बताता हूँ, आप इनको पढ़ सकते हैं। देखिए पहले कुछ फॉलन हीरोज हैं, सुजलॉन, एमटेक, किंगफिशर, जेपी एसोसिएट्स, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स को बहुत रुलाया है। यस बैंक, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स को बहुत रुलाया है, और इनके सब में एक ही प्रॉब्लम था, हाई डेट। यस बैंक को तो ठीक है बैंक ही है, और इसके अलावा हाई क्वालिटी स्टॉक्स जो हैं जिन्होंने, जो ये गिरते हुए बाजार में भी जो नहीं गिरे, पीडीलाइट, एमआरएफ, बाटा, सेरा, लाओपाल गिरा है थोड़ा सा, पर सीसीएल प्रोडक्ट्स, ये सारी कुछ कंपनियां हैं जो आई मीन इतने ज्यादा नहीं गिरे हैं।
यार मैं ये नहीं बोल सकता, मेरा इन सब में है, मैं इतना ही बता सकता हूँ कि मेरा पैसा इन स्टॉक्स में लगा हुआ है और बस दैट्स इट। बाकी फिर रिकमेंड करना थोड़ा गलत रहेगा मेरे लिए। एसेट बैकिंग ऑफ मनी स्टोर्ड बाय पब्लिक इन बैंक्स, मुझे ये सवाल समझ में नहीं आया। मैं सीए नहीं हूं ना, मुझे ऊपर के लेवल का नहीं समझता है। पर एसेट बैकिंग बाय मनी स्टोर्ड इन पब्लिक, वी आर सेफ, मैं इतना बोल सकता हूँ कि वी आर सेफ। ठीक है यार, बैंकिंग हमारे, देखो एक मैं इतना बता देता हूँ, 2008 में दुनिया भर के बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स हो गए। लिमन ब्रदर कोलैप्स हो गया, यूरोजोन में कोलैप्सेस हुए, इंडिया में कहाँ हुआ? सो हमारा आरबीआई बहुत अच्छा रेगुलेटर है और वो अच्छा काम करता है। सो मुझे उस पे शायद हमने नहीं डरना चाहिए। लेस देन 10% सेल विल नॉट पी एक्सपेंशन। एग्जैक्टली, पी एक्सपेंशन होगा ही नहीं जब तक सेल्स ग्रोथ होगा। मैं बोल क्या रहा हूँ एग्जैक्टली कि प्राइसेस आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग। जब तक सेल्स नहीं बढ़ेंगे तब तक, पर वो सेल्स, सी व्हाट हैपेंस इज व्हेन सेल्स स्टार्ट राइजिंग, सबसे पहले insiders know this and they start buying. So what you, अभी आप और मैं तो इंसाइडर है नहीं, आप और मैं तो इंसाइडर है नहीं, पर इसीलिए अब जैसे पिडिलाइट हो गया या टीटीके हो गया, ये सारी 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल, 30-30 साल पुरानी कंपनीज है, इनके मैनेजमेंट पे कभी सवाल नहीं उठाए गए। तो वी हैव टू बैक गुड मैनेजमेंट्स एंड दैट इज हाउ वी बिल्ड अ पोर्टफोलियो। ये कुछ ना कुछ तो करेंगे एंड कौन करेगा हमें पता है। जैसे रतन टाटा कभी इन्वेस्टर्स को छोड़ के नहीं जाएगा, मुकेश अंबानी इन्वेस्टर्स को छोड़ के नहीं जाएगा। सो दैट इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इनसाइडर वगैरह के चक्कर में ना जाते हुए वी हैव टू, लाओपाल का सेल्स ग्रोथ कम है तो क्या इसका इम्पैक्ट? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं बोल के रहा हूँ, वो जो स्टॉक मार्केट, वो जो गिरा है भाव, मैंने बस एक एग्जांपल देने की कोशिश करी। उसका आगे क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप में से हर एक, सी लाओपाल के एग्जांपल पे मैं एक बुल केस भी बताता हूँ, एक बेयर केस भी बताता हूँ। हम में से कुछ बुल होंगे, हम में से कुछ बेयर होंगे, हम में से कुछ बीच में आएंगे। हम में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि ठीक है बॉटम आउट हो गया, वैल्यूएशन अच्छा है इसलिए खरीदो। हम में से कुछ ये सोचेंगे कि नहीं रिसेशन आने वाला है इसलिए मत खरीदो, वैल्यूएशन और नीचे जा सकता है, इसलिए तो धीरे 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 बाय करो। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। आई एम एन एनआरआई, हाउ डू यू सी यूएसडी आईएनआर? थोड़ा सा नीचे जाएगा ऐसा लग रहा तो है, पर अगेन कॉल तो नहीं ले सकते। पर अगर आपके पास $100 है इंडिया में डालने के लिए, आप एक काम ये कर सकते हैं, अगेन रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपके पास अगर $100 है तो यार $20 कन्वर्ट कर दो। व्हाट विल हैपन? 76 का भाव मिलेगा आपको, रुपी को सपोर्ट मिल जाएगा। आजकल इंडिया में सब लोग किसी को खाना दे रहे हैं, किसी को मास्क दे रहे हैं, आप इंडिया को रुपीस दे दो भैया, जरूरत है। और जो सपोर्ट मिलेगा उससे थोड़ा बहुत रुपी को सपोर्ट मिल जाएगा और आपको 19 के पी पे हमारा मार्केट मिल जाएगा। आइए, गोरे लोग तो भाग के जा रहे हैं, शेयर बाजार को तोड़ के जा रहे हैं, हमारी गलती नहीं है, आप तो अपने हो, बाहर हो, थोड़ा सा पैसा यहाँ पे डाल दीजिए अच्छी कंपनी में, तो इंडेक्स फंड में आ जाइए। सो दैट इज व्हाट। टैक्सेशन का मुझे नहीं पता सर, सीए लोग ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे। इज इट एडवाइजेबल टू बाय एचडीएफसी ऑन मंडे? मैं नहीं बता सकता, आई जस्ट कांट। बट देखो यार, share price discount future earning, therefore current earning is already discounting, therefore it will not be the right time। ठीक है, ये आपका ओपिनियन हो सकता है। मैंने बेयर साइड भी रखी, बुल साइड भी रखी। मैं आपको डिस्क्लेमर ये दे सकता हूँ कि मैं हर फॉल पे बाय कर रहा हूँ, और 100 रुपए अगर है तो 5 रुपए का बाइंग करो, ये हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ, या इंडेक्स फंड या एसआईपी या व्हाटएवर, पर सबका अपना अपना है। तो उस पे कोई ऐसी बुल और बेयर दोनों रहेंगे तभी तो बात रहेगी। इसमें आप सही हो मैं सही हो ये वाला झगड़ा करना ही नहीं है। इट इज लाइक ठीक है यार, अपना 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 है। 2008 निफ्टी इज वर्चुअली फॉलोइंग द सेम पैटर्न फॉर, हाँ सो वही ना, इसलिए तो मैं 6000 बोला। मैं इसीलिए 6000 बोला कि 12,000 का 50% आप निकाल लो तो 6,000 निफ्टी आ जाएगा, 40,000 का 50% आप निकाल लो तो 20,000 सेंसेक्स आ जाएगा। बस वही लॉजिक से, ब्रॉडली वही लॉजिक से बोला। पर किसको पता आएगा नहीं आएगा पता नहीं। SIP works on the principle of averaging. Yes, if you believe markets to improve, वही पूरी प्रॉब्लम है। मार्केट की एक बड़ी अच्छी लाइन है, मार्केट कैन रिमेन irrational longer than we can remain solvent.
कर लो, आपको जो करना है कर लो, ये बाजार ऊपर आएगा ही नहीं। तो देयरफॉर लमसम लेके बैठे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, नहीं आना है बाजार को ऊपर, क्या कर लेंगे? इसलिए ये रिस्क मैनेज से। एक और बात ध्यान रखिए कि रिस्क मैनेजमेंट इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न्स। हमको विकेट पे खड़ा रहना है, हमको आउट नहीं होना है, रन तो अपने आप आ जाएंगे। इट इज दैट, पूरा पैसा डाल दिया और कल गिर गया बाजार 500 पर लेटेस्ट से 6000 पे, तो क्या करेंगे? इसलिए बस ये, और कुछ नहीं। लमसम मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। विच इंडेक्स फंड? सर मैं नाम नहीं बता सकता इंडेक्स फंड के, आप आपको नेट पे मिल जाएगा, इंडेक्स फंड होते हैं। कैन यू ऑल्सो शेयर इंसाइट ऑन हाउ अदर एसेट क्लास सच एज रियल एस्टेट, गोल्ड? हाँ, तो रियल एस्टेट का मुझे ज्यादा नहीं समझता, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन। कल दीपक पारेख सर का एक स्टेटमेंट था कि रियल एस्टेट प्राइसेस विल फॉल 20%। अब दीपक पारेख जैसे आदमी अगर बोल रहा है तो होगा वो। गोल्ड की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि गोल्ड इंडिया में डिमांड कम हो गई है, पर फिर भी भाव बढ़ रहा है क्योंकि लोग पैनिक में आ गए। तो पैनिक बाइंग होती रहेगी और रूपी डेप्रिशिएट होते रहेगा, तो गोल्ड तो और भी ऊपर चले जा सकता है। पर एट द सेम टाइम एक अच्छा इन्वेस्टर तब नहीं एंटर करता है जब ये ऑल टाइम हाई पे भाव होता है। अभी शेयर ऑल टाइम लो पे है, तो आप ऑल टाइम हाई वाले एसेट में अभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अभी स्टार्ट वो एसेट्स में करना चाहिए जो नीचे पड़े हैं, जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जो कि शेयर बाजार। सो ये एक है। सो दैट इज वन। इफ कोरोना डज नॉट एंड, व्हाट विल बी द फेट ऑफ द मार्केट? लग जाएगी भाई। आई मीन इट इज एज सिंपल एज दैट। क्या होगा कैसे बता सकते हैं, पर ये बड़ा डरावना सवाल है, बस मैं यही बोल सकता हूँ। बुक वैल्यू फॉर, हाँ, बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो। प्रॉब्लम क्या है कि बुक वैल्यू में आ जाता है कि आपके अगर कोई कंपनी ने बहुत सारा लोन लेके रखा है, जैसे किंगफिशर के साथ ये हुआ था। किंगफिशर ने बहुत सारा लोन ले लिया, फिर वो लोन को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने एसेट्स की वैल्यू इन्फ्लेट कर दी। तो ये बुक वैल्यू जो है ये मैटर करता है, दिस डिपेंड्स ऑन द हिस्टोरिकल वैल्यूएशन, एंड वो वैल्यूएशन शायद सही नहीं रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात, अगर सर्विस सेक्टर कंपनीज हैं तो सर्विस सेक्टर कंपनीज के पास कुछ एसेट्स होते नहीं है, तो ये थोड़ा सा ये वाला पार्ट है। इसलिए बुक वैल्यू है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, पर मैं यूज नहीं करता। आई मीन अगेन इतने सारे रेशियोज हैं, तो सबका अपना अपना एक फेवरेट रेशियो होता है। मैं रिटर्न ऑन इक्विटी देखता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली एक शेयर बाजार के निवेशक के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी मैटर करता है। मैं 100 रुपया डाल रहा हूँ भैया, साल भर में तुम अगर 24 रुपया बना के दे रहे हो धंधे में, तो आई एम इंटरेस्टेड इन योर कंपनी, लो कॉस्ट लेके। सो दैट इज दैट। सो डू वी लुक एट इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फुटवेयर इंडस्ट्री? मैंने ऐसा कुछ स्टडी नहीं किया, आपने स्पेसिफिकली पूछा तो रियली मैंने ऐसा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज एडवाइज अ फ्यू शेयर्स टू बी। मैंने शेयर्स के कुछ नाम लिए हैं, मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ बाय करो करके। इफ आई हैव गुड शेयर शुड आई सेल देम? क्यों? नहीं, रिमेन इन्वेस्टेड। भैया अच्छे शेयर्स हैं तो क्यों बेचेंगे? नहीं। इन विच सेक्टर वी हैव टू इन्वेस्ट? देखिए, आप ही के सीए राकेश झुनझुनवाला सर है, उनकी एक लाइन है कि ये बफे लगा हुआ है, आप बफे में आपको जो खाना है खाओ, क्योंकि पूरा बाजार, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी चलने वाली है तो सबको ही चलेंगे। वी हैव 50% ऑफ AAA शॉर्ट ड्यूरेशन, शुड वी गो फॉर इक्विटी ओवरवेट? एक मिनट, ऑफ AAA शॉर्ट ड्यूरेशन यानी शायद आपके AAA बॉन्ड्स है। देखिए, शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड्स आपके, जब आपका यील्ड कर्व, आई मीन सॉरी, आपके शॉर्ट टर्म बॉन्ड नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे तो आपको लंबा नुकसान हो रहा है यानी आप कम रिटर्न में, नुकसान हो रहा है नहीं बोल रहा हूँ। ये थोड़ा सा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा देखिए। आपका 50% बॉन्ड, ये बॉन्ड पोर्टफोलियो है। आप पूछ रहे हैं कि हम ये बॉन्ड से निकल के इक्विटी में जाए क्या, यानी आप 2 लेवल की रिस्क बढ़ा रहे हैं। बॉन्ड में शॉर्ट टर्म बॉन्ड ये लोएस्ट रिस्क होते हैं, आप बॉन्ड से निकल के इक्विटी में जाने की बात करें। एसेट एलोकेशन के हिसाब से शायद मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा, आपका सिर्फ इतने के ऊपर ये लिमिटेड है। पर देखिए, आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड में अगर है और अगर आपका एसेट एलोकेशन 50-50 है इक्विटी डेट,
तो आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड से निकाल के शायद लॉन्ग टर्म बॉन्ड में जाइए, क्योंकि शॉर्ट टर्म बॉन्ड के यील्ड ऑलरेडी क्रैश हो गए, लॉन्ग टर्म बॉन्ड के यील्ड अभी तक नीचे आए नहीं है, और जब तक लॉन्ग टर्म बॉन्ड के यील्ड नीचे नहीं आते तब तक आपका इक्विटी मार्केट में बहुत लंबी तेजी आने की संभावना नहीं है। तो अभी आपका 10 ईयर जीसेक जैसा मान के चलिए 6% चल रहा है, जब तक ये 5% या 4% आएगा ऐसा नहीं है, कॉल मत लो इसको, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि ब्याज दरें नीचे आएगी तभी इकोनॉमी में चालना होगी। तो आपको अगर करना ही है तो ये 50% जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड का पोर्टफोलियो है इसको निकाल के आप शायद लॉन्ग टर्म गिल्ट में चले जाइए। इक्विटी में आप बॉन्ड का पैसा इक्विटी में क्यों डाल रहे हो? एसेट एलोकेशन होना चाहिए, चाहे जो भी है वो आपने करना चाहिए। दैट इज व्हाट आई फील। आई थिंक दैट इज इट। ऑल आंसर्स आर डन। और yes, thank you Ashutosh ji. We have Piyush ji and he has to another meeting at 5:30, so we rush to Piyush ji first, then we come to Ashutosh ji again. Okay. Thank you Ashutosh ji for such a detailed explanation, and I would say that you have really made everything so simple for everybody to understand. And while you said that, I mean, this is our area of work, being chartered accountant, but I will say that you are carrying such a good knowledge about this market fundamentals and things. So it has really helped us all in all complete understanding of it. So I'll, apart from what you have mentioned to all the investors, I'll just like to add a few things to it. Like you have very rightly mentioned about certain specifics, that low debt and high reserves, high EPS of a company are very good indicators for investors. So one additional indicator which can be used by investors, to my understanding, is good dividend yielding stocks, companies which have got very good dividend giving past records. So those can also be considered. And people who want to really invest through SIP, so index funds could be a very, very good choice at this point in time, because in this unexpected times, it is very, it could be very difficult for a lot of investors to really choose the right company where the sales pattern will come back soon. And as again very rightly said by you, India is a powerful country, and we all should be having a very optimistic approach, because with this COVID-19, world is not coming to an end. We all are stuck at home, so we have to be safe for the time being. And soon, when we come out in the markets and we do things back on track, so with a positive and optimistic approach, I think India surely will be the first economy to really bounce back, as you have mentioned, and as RBI governor also mentioned yesterday. Okay, I just want to butt in. Sorry. Yeah, Ashutosh. Okay, two things. First of all, पीयूष जी आप होटल इंडस्ट्री में है, तो जब आपके बुकिंग्स बढ़ने लगेंगे तब आप इस ग्रुप को भी अगर बता देंगे, दैट विल बी, ये मैं जोकिंगली या लाइटर मूड में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं बहुत सीरियसली, ये सॉफ्टवेयर इंडिकेटर्स हैं जो हम लोग देखते हैं। जैसे एक है कि जो साइन बोर्ड्स होते हैं, जो साइन बोर्ड है, एड रेवेन्यू इज द फर्स्ट रेवेन्यू व्हिच इज नॉक्ड ऑफ व्हेन कॉस्ट कटिंग होती है। तो जब आपको साइन बोर्ड दिखेंगे कि वापस से रास्ते पे चलते चलते एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं, तब आप समझ लीजिए कि इकोनॉमी धीरे धीरे चलना शुरू हो गया। दूसरा, होटल इंडस्ट्री में आप जब आपके बुकिंग्स, अभी तो रूम टैरिफ्स आपने कम कर दिए होंगे या जो भी होंगे, तो भी आप ये ग्रुप को सिर्फ बता दीजिए कि भैया रूम टैरिफ्स या थोड़े से एटलीस्ट वॉल्यूम बढ़ने, रूम टैरिफ तो एकदम नहीं बढ़ेंगे पर ऑक्यूपेंसी बढ़ने लगेगी, तभी भी आपने बता दिया, तो ये कम से कम 6 महीने पहले का लीड एडवांटेज मिल जाएगा सबको कि होटल इंडस्ट्री का है। मैं इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ एक जनरल ट्रेंड बोल रहे, तो आप मुझे अंदर करेंगे। I completely understand, and you know, all of these indicators together will be very, very important for all of us to understand where the economy is heading towards. And in this challenging time, it becomes even more important for us to be really optimistic about all the things. And once we get the indicators, so I'm sure we'll be back on track. And one more important factor, I would say, from a hospitality industry or travel industry perspective, you know, a lot of international people are saying that international inflows and international travel will get stuck. So I think thinking positively, it's a very good opportunity now. Being an Indian, if I wanted to travel to Italy, so I may not travel to Italy, but I will be looking forward to travel across my own country. And if we are together working towards that common approach, so I'm sure that we all will be able to do very, very good for our own economy. I'll just like to quote one very good example of Japan, which they have taken to expand their economy. So they have asked all their investors, all their companies which have
plants in China and other countries outside. So they have requested everybody to come home back, and all the setup cost China is going to take up for those industries. So likewise, if we start promoting our own products and if we start believing in our own country, and Mindit India is extremely powerful country, and it's on the verge of getting converted into a developed nation. We know more. I think in not more than 2 decades from now, India will surely be a developed country, and we start leading ourselves. So definitely, India is going to turn like a beacon. Okay, just one last thing, संगम जी. ये लॉकडाउन में सेबी ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया. सेबी ने यानी सेबी की अनुमति से BSE IPF ने कि YouTube के ऊपर इन्वेस्टर एजुकेशन की सीरीज लॉन्च करी है, एंड कि जिसमें द आइडिया इज टू जस्ट सूद द नर्व्स. तो आप YouTube पे अगर मनीबी इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड सर्च करेंगे और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो सेबी ने इन्वेस्टर एजुकेशन की सीरीज, जिसमें एक 4-4 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस आते हैं और ये रोज एक वीडियो आ जाता है. तो ये हिंदी, मराठी, इंग्लिश में है. तो मे बी that's again what SEBI and BSE IPF are doing. I think that is very good initiative which investors can take the benefit of these series, and it will be free of cost, so there is no charges. Yeah. Thank you, Piyush ji, for giving your time, and thank you, Ashok ji, for giving your precious time. Really, for inviting. Knowledgeable session. Along with you, there are some more participants to whom I want to acknowledge. CA Divya Somani ji from Secretary Ajmer branch of ICI, Kuldeep Gupta ji from Secretary Jaipur branch of ICI, CA Manu Goyal ji, CA Sunny Goyal, CA Vinay Sethi, CA Sunil Kalra ji. They are very good friend of us, and they are helping us to doing these webinars. So I appreciate their participation and their support. Along with them, I again thank you and congrats to Ashutosh ji and Piyush ji. Now over to Deepak ji. Ashutosh ji, thank you very much for taking this session. It was very interactive and very deliberative section, and you have explained us the fundamentals of market very clearly, and how can for an investor what things we should take care of it while investing. So you have mentioned it very well, and we have during the session we have raised one poll that whether our participants want any other session on you. So 95% people have said that they want another session on the stock market, and hardly the 200 people have taken the question, and 195 people have said they need one more session. So from this you can assume that how much people liked you your this session, and this is, I think, our one of the very few sessions where initially we have started with 280 participants, and till the end we had 280 participants. So not a single participants have left our session in last 1 hour. So it was very great, and I will thank you all our participants, those who are giving very great love, and because of the participant support and their love and encouragement, we are able to do this series, and we are able to bring new speakers and authors from different subjects. Friends, thank you very much, and thank you Sangam ji, thank you Piyush ji for coming here and for telling us few things, and thank you Ashutosh ji for coming us. Dhanyawad. Thank you.